हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग न्यू एरा जेई। गाइज, ये टॉपिक अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में एक बात बता दूं मैं कि इसमें कम से कम नहीं तो अपने 4 से 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। चाहे आप वो जेई मेन की बात करें तो जेई मेन में 3 से 4 क्वेश्चन, एडवांस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, नीट की बात करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चंस, है ना। और ये सबसे ईजीएस्ट वन, जो मतलब मैं यदि एक बात बोलूँ कि कौन कितना ईजी और कौन टफ चैप्टर है, यदि इस तरीके से अपन कैटेगराइज करें सो आई थिंक कि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होगा पूरी फिजिक्स में, है ना। और ट्रस्ट मी, इसमें आपको ना यदि आपने गिन गिन के यदि 20 घंटे दे दिए, गिन गिन के 20 घंटे, तो ये बात मान के चलिए कि आपकी 10,000 रैंक इंप्रूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज मार्क्स। जो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस होंगे उनसे जो मार्क्स आएंगे आपके, उनकी मदद से आप आराम से 10,000 रैंक अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए आइए बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करेंगे अपन और A to Z चीज़ें इसमें कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपका A to Z फ्रॉम बेसिक्स टू जेई एडवांस स्टैंडर्ड, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, जैसा कि मैंने कैपेसिटर पढ़ाया है, जैसा कि मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है ना, उसी तरह का पूरा डिटेल में अपन लोग ये कवर करेंगे। बस मैं सारे बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा कि इसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, मतलब कि कॉपी पेन लेकर के पूरा अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि यार ऐसा थोड़ी होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप 20 लेक्चर देख के जाओगे, नहीं भाई, उस टाइम पे आपके नोट्स ही मदद करेंगे आपको। तो इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्लीज ट्राई करिए कि यदि आप नोट्स बना सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला फिनोमेना जो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं में समझ में आ रहा है कि लाइट से रिलेटेड फिनोमेना होगा, है ना, लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा वहां पे। तो इसीलिए पहले में लाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट द लाइट, है ना। लाइट एनर्जी के बारे में हमें सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि लाइट एनर्जी जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, क्या उसका फॉर्म हो सकता है, क्या उसका नेचर हो सकता है ना। इसके अलावा उसकी एनर्जी कितनी होती होगी, कौन सा हमें यहाँ पे नेचर लेना होगा, कौन से नहीं लेना होगा, ये सारी चीजें अपन लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले अपने सामने आता है लाइट। क्लियर है बेटा? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का आप लोगों ने तो बेसिक सा डिफिनेशन पहले ही पढ़ रखा होगा कि भैया लाइट एनर्जी का मीनिंग होता है कि भैया वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सके या देख सकें, है ना। मतलब वो रेज जाके रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों में आती हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन हमारे यहाँ पे नहीं चलानी हमें। क्लियर है? हम यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे। यहाँ पे हम ये सीखेंगे बेटा कि लाइट के 2 नेचर होते हैं। आप सबको पता होगा लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक होता है अपना वेव नेचर, एक होता है अपना वेव नेचर। क्लियर है? और एक अपना होता है क्या बेटा? पार्टिकल नेचर। एक क्या होता है अपना? पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें कौन से की जरूरत है। हमें जिस नेचर की जरूरत होगी वो नेचर हम लाइट के लिए कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तुम लोगों ने सुना होगा 2 तरह के इरिगेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और एक होता है सीधा भी आप पंप चला दो सब में बह जाएगा पानी, है ना। तो जब सबको एक साथ पानी देना होता है तो हम जो हमारा पंप है, जो हमारी टोंटी है, उसको हमने रख दिया, वो सब में वो पानी दे रही है ना। लेकिन यदि वहीं पे मेरा यदि मान लो थॉट ये है कि भैया मुझे एक पर्टिकुलर पौधे को ही पानी देना है ना, इस पौधे के जड़ में जाना चाहिए, इस पौधे के जड़ में पानी जाए, मेरा पानी और कहीं वेस्ट ना हो, है ना। पूरा का पूरा पानी जिसे ही मिले वो एक पेड़ को मिले। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, उस केस में मुझे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हेल्प लेना पड़ता था। मतलब बूंद बूंद सिंचाई जिसे बोलते हैं, मतलब जिस तरह की जरूरत उस तरह का अपन लोग मोड ऑफ ट्रांसफर यूज कर लेते हैं, है ना। ठीक उसी तरह है लाइट के साथ कि जब हमें वेव नेचर की जरूरत पड़ेगी, वेव नेचर का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या हुआ बेटा? ये कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब इसमें एनर्जी जो होती है हमारी वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करती है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ वेव। तो इस पर्टिकुलर नेचर की हमें जरूरत पड़ती है। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, पोलराइजेशन, है ना, इंटरफेरेंस। सो ऐसे फिनोमेना को अपन लोग किसकी मदद से एक्सप्लेन कर पाते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर। तो जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजों को मैं वे ऑप्टिक्स जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो
तो कंसीडर करने के लिए वेव नेचर माना था। लेकिन वहीं पे कुछ फिनोमेना ऐसे भी होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जिनमें कि हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें वहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी हम नहीं मान सकते। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट्स आते हैं ना, जो आउटकम्स दिखते हैं, उसके बेसिस पे ऐसा महसूस होता है कि यदि वेव नेचर लिए होते तो ये आउटकम्स नहीं आते। इसका मतलब यहाँ पे वेव नेचर कंसीडर नहीं करना था, यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना था, पार्टिकल नेचर कंसीडर करना था। क्लियर है? तो पार्टिकल नेचर का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब इसमें एनर्जी जो होती है ना कंटिन्यूअसली हमारी नहीं ट्रेवल करती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। समझ में आया? जैसे बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो जब मान लो मेरे को किसी एक इंडिविजुअल को एनर्जी देनी है तो हम पार्टिकल नेचर का हेल्प लेंगे, और जब हमें पूरा ये है कि पूरा एनर्जी जो हमारी वो स्प्रेड कर जाए चारों तरफ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उस केस में छोटा सा लॉजिक है, मैं कंटिन्यूअस नेचर भी लूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मुझे समझ में आया कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हमें नेचर ऑफ द लाइट कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सारे बच्चों को समझनी पड़ेगी यहाँ पे, कि अभी कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम उसका आंसर देंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। सो कोई भी बच्चा पैनिक नहीं होगा, आई कैन प्रॉमिस कि आपके कोई क्वेश्चन जनरेट ही नहीं होंगे माइंड में, ठीक है। मतलब जितना जेई नीट स्टैंडर्ड का है, अब यार क्वेश्चन जनरेटर तो ऑब्वियस है यार, क्यूरियोसिटी तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है कि ऐसा क्यों होता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना जेई नीट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको A to Z चीज़ें इन लेक्चर्स में दे दूंगा, ठीक है। बात आती है कि चलो ठीक है सर हमें वेव नेचर की जरूरत नहीं है, सो वी विल नॉट स्टडी अबाउट, लेकिन पार्टिकल नेचर की तो जरूरत है। तो सर ये बताओ पार्टिकल नेचर में होता क्या है? वेव जब जो अपन लाइट एनर्जी की बात करते हैं कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो क्या होता है ना। तो इसका मतलब अपन समझ लेते हैं, मान लो ये हमारा सोर्स हो गया, दिस इज अवर सोर्स, है ना। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगी बेटा? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगी बेटा? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन पैकेट्स को हम लोग 2-3 नाम दे सकते हैं, क्वांटम पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम इन्हें फोटोन पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। लाइट के लिए फोटोन पार्टिकल्स अपन लोग शब्द यूज कर सकते हैं, क्लियर है? फोटोन, ठीक है ना, पार्टिकल्स और क्वांटम पार्टिकल्स, वो आपके ऊपर है, जो अभी आप यूज करना चाहें, ठीक है। ये जो हमारी लाइट एनर्जी होती है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है बेटा? पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं अपन लोग। पैकेट्स के फॉर्म में तो ट्रेवल करती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर उन पैकेट्स का क्या होता है, होगा एनर्जी, मतलब वो पैकेट्स किस चीज के पैकेट होते हैं? तो हम लोग उन्हें बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी पैकेट्स। और उन एनर्जी पैकेट्स की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ अ पैकेट, एनर्जी ऑफ अ पैकेट जो होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? h इंटू न्यू के बराबर होगी। h इंटू न्यू के बराबर। h इंटू न्यू का मतलब h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स पासिंग पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ पैकेट्स पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज होती है एक पैकेट की, किसी पैकेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? h इंटू न्यू, है ना। मतलब अपना एक तरह से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हमारा एनर्जी होता है। क्या डिपेंडेंट होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हमारा एनर्जी होता है। ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं ना, ये सब आगे चल करके अपने आप में जे एडवांस का एक क्वेश्चन बन जाएंगे। सो इसीलिए प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि पूरा A to Z समझने की कोशिश करिएगा। सो किसी भी केस में जब भी हम लाइट एनर्जी को मानेंगे डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो लाइट एनर्जी है, जो एनर्जी है ना, वो ट्रेवल कर रही होगी पैकेट्स के फॉर्म में, और हर इंडिविजुअल पैकेट का एनर्जी क्या होगा बेटा? h इंटू न्यू के बराबर होगा। तो इसके बेसिस पे क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट यदि n पैकेट्स फॉल किए हैं तो उसके बेसिस हम लोग ये बात बोल सकते हैं n इंटू एच न्यू। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी है? h न्यू है, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? n h न्यू। एक सिंगल फोटोन की कितनी एनर्जी है? h न्यू, तो n फोटॉन से कितनी हो जाएगी बेटा? n h न्यू। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने समझा, है ना। जैसे हम लोग वेव नेचर जब पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग इंटेंसिटी के बेसिस पे सारा काम करते थे, इंटेंसिटी के बेसिस पे एनर्जी का फॉर्मूला निकालते थे, वहां पे देखते थे कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है हमारा एनर्जी, कि भैया लाइट एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी पैकेट का एनर्जी क्या होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? सो आई होप सो कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अच्छा,
अब बात ये आती है कि सर ये जो आपने क्वांटम पार्टिकल शब्द यूज़ किया या जो आपने फोटोन पार्टिकल शब्द यूज़ किया, अब देखो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्या, मेरे जैसे हजारों टीचर्स को पता नहीं होती है, ठीक है ना। कहने का मेरा मीनिंग ये कि क्वांटम मैकेनिक्स पे इतना ज़्यादा रिसर्च तो कर नहीं रहे हम सीधा सीधा सा लॉजिक है। मैं क्या, जितने भी जेईई नीट स्टैंडर्ड के टीचर्स होते हैं उन सब का एक होता है कि एक फिक्स मतलब स्टैंडर्ड होता है जिसको वो कवर कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टीचर्स के अलग अलग स्वाद मिलेंगे। कोई किसी तरह के शब्द उपयोग करेगा, कोई किसी तरह के शब्द उपयोग करेगा, मतलब कोई कुछ और नॉलेज देगा, कोई कुछ और नॉलेज देगा रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। लेकिन इंटरनली डीप मतलब जिसे कहते हैं, आपको ये बात पता रहती है कि भैया यदि इतना ज़्यादा आप इसमें रिसर्च किए हो तो आपने पेपर क्यों नहीं पब्लिश किया, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि एक तरह से एक बहुत ही बड़ी गुत्थी है ना, जिसको कि आज तक कोई नहीं सुलझा पा रहा उतने अच्छे से जितना कि जो आइंस्टीन चाचा ने दे के चले गए तो चले गए, समझ रहे कि नहीं, वही लेके सब घूम रहे हैं, उसी पे थोड़ी मोड़ी बातें कर रहे हैं। तो खुद छोटा सा लॉजिक है कि ये जो जेईई का नीट का क्लासरूम है वहीं पे सब रिसर्च कर देना है क्या। सो याद रखिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, वो सब एक तरह से मेरा बुक का नॉलेज है ना। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे टीचर्स ने बताया, वही सारी चीजें मैं आपको कन्वे करूंगा। हाँ, नीट और जेईई के लिए दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, दैट्स फाइन। लेकिन एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हो सकता है अभी भी गलत पता हूं, मतलब जो ह्यूमन है उसको अभी भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत पता हूँ। तो इसीलिए एक बात बोलना चाहूँगा मैं, जैसे मैकेनिक्स में क्या होता है ना कि एनएलएम और इन सब चीज़ों में बेसिक्स से समझे तो समझ में आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ दिस इज फाइनल, है ना, दिस इज फाइनल। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट फाइनल, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि दिस इज फाइनल। यहाँ पे कोई भी नई थ्योरी कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने समझा। अब अपन लोग आते हैं क्वांटम पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोटोन पार्टिकल्स, कि फोटोन पार्टिकल्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं। तो देखो फोटोन पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है बेटा, हमने वो तो समझ लिया कि एच न्यू के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी फोटोन पार्टिकल्स होगा, कोई भी फोटोन पार्टिकल जब वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। क्लियर है। कहाँ पे है ये बेटा, ये किसी वैक्यूम वाले मीडियम पे, किसी भी वैक्यूम वाले मीडियम में, मतलब कोई वैक्यूम मतलब है फ्री स्पेस है, वहां से यदि मान लीजिए हमारी फोटोन या लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या आएगी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, फोटोन के लिए रेस्ट मास का हम कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। फोटोन के लिए रेस्ट मास अपन लोग चाहें तो आइदर 0 मान लें या फिर सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है, नॉट डिफाइंड, समझ में आया कि नहीं है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला रूल मत लगाइएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स वाला रूल क्या होता है बेटा, जो हम लोग को आइंस्टीन के फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं एक तरह से, दैट इज व्हाट, मास एट सम वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू व्हाट, m नॉट, दैट इज द रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट पे 1 माइनस का v²/c²। क्लियर है। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ना यहाँ पे अप्लाई करने की मत कोशिश करिएगा फोटोन के लिए। यदि फोटोन के लिए अप्लाई करने चले जाएंगे ना तो याद रखिएगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट मान लो किसी वैक्यूम में ही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, c के बराबर हो जाएगी। तो 1 माइनस c²/c² हो तो 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, मतलब इनफाइनाइट की तरफ हो जाएगा वो एक तरह से। तो इसीलिए मेरा ये सीधा सीधा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में दचेड़ने की कोशिश मत करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि फोटोन का रेस्ट मास हम क्या मान के चल सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इज 0, ठीक है। इट्स ओके कि फोटोन के पास रेस्ट मास 0 है, उसके बावजूद ये कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कैरी कर सकता है। एनर्जी तो कैरी कर ही रहा, हम देख ही रहे हैं, है ना। जब एनर्जी कैरी कर रहा है तो बेस्ड ऑन दैट ये लीनियर मोमेंटम भी कैरी कर सकता है। तो जब लीनियर मोमेंटम भी कैरी कर सकता है तो एक तरह से किसी पर्टिकुलर सरफेस पे प्रेशर या फोर्स भी लगा सकता है ना। तो ये अपन लोग आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी बस अपन इतना समझेंगे कि फोटोन के द्वारा कितना लीनियर मोमेंटम कैरी किया जा सकता है। और इस बात का ध्यान रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल मत लगाइएगा कि भैया जब मास होगा बॉडी के पास, है ना, तभी क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब लीनियर मोमेंटम कितना कैरी हो रहा होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन मास। यदि मास 0 है दैट मीन्स उसका लीनियर मोमेंटम खत्म। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मास 0 होने के बावजूद भी हम लोग इसका मान सकते हैं कि कुछ लीनियर मोमेंटम कैरी कर रहा होगा। क्लियर है। तो कैसे कैरी कर रहा होगा अपन लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि लीनियर मोमेंटम ये कैसे कैरी कर रहा होगा। ध्यान से देखेंगे।
देखिए इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हमारे पास mc² भी होता है ना, और कहीं ना कहीं एनर्जी ऑफ फोटोन को हम h न्यू के इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक c को इधर ले जाऊँ यदि मैं, तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू सी इज इक्वल टू h न्यू बाई c आ जाएगा, h न्यू बाई c आ जाएगा एक तरह से, अरे सॉरी h न्यू बाई c। अब न्यू बाई सी क्या हो जाएगा, वो एक तरह से लैम्डा हो जाएगा, तो h बाई लैम्डा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट m इंटू सी जो आ रहा है उसके इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, h बाई लैम्डा। एंड m इंटू सी क्या, देखो इंडिविजुअल मास के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि m इंटू सी जो है वो एक तरह से इक्विवेलेंट टू लीनियर मोमेंटम है ना। m इंटू सी इज व्हाट, इक्विवेलेंट टू लीनियर मोमेंटम है ना, फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसके बराबर ही एक तरह से हमें दिख रहा है। तो हम ये फॉर्मूला लाइफ लॉन्ग के लिए यूज करेंगे कि जब कभी भी लीनियर मोमेंटम के हमें बोला जाए कि बताइए लीनियर फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो अपन लोग बोलेंगे इट विल बी इक्विवेलेंट टू द h बाई लैम्डा। क्लियर है बेटा, h बाई लैम्डा की ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक बात का और ध्यान रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पार्टी ये मैंने m इंटू सी यहाँ से मास इंडिविजुअली निकालने की मैंने कोशिश नहीं करी है, या मैं सी की निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इक्विवेलेंट एक मैं जिसे कहते हैं पैरामीटर डिफाइन करने की कोशिश किया हूं जो कि लगभग सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम दिख रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कैरिड बाय ए फोटोन विल बी व्हाट, h बाय लैम्डा। क्लियर है, ये सारी बातें हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखनी है, इनका यूज आगे चल करके बहुत सारी जगहों पे और बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आप लोगों को आगे चल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो भाई, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है बेटा, और इस क्रॉस सेक्शन पे मैं मानता हूँ कि लेट अस सपोज हमारी एनर्जी ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है बच्चा पार्टी। मान लिया कि इस क्रॉस सेक्शन पे मेरी लाइट एनर्जी ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जिसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है। तो हमें ये बोला जाए कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी इक्वल टू बोल देंगे एनर्जी फॉलिंग, है ना, ऑन परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, एनर्जी फॉलिंग ऑन परपेंडिकुलर एरिया, या फिर एरिया का वो कंपोनेंट जो कि एनर्जी के परपेंडिकुलर हो, है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अब मुझे पता है कि यदि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, यदि एक फोटोन की एनर्जी बेटा क्या है, h न्यू के बराबर है, तो छोटा सा लॉजिक है, टोटल फॉलिंग एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा अपनी यहाँ से, NH न्यू, दिस इज द टोटल फॉलिंग एनर्जी अपॉन परपेंडिकुलर एरिया इज व्हाट, a इंटू टाइम t। अब नाउ हैंग ऑन, अब तुम एक बात देखो बेटा, यदि h न्यू a t सब कांस्टेंट है, तो इसको देख करके मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, है ना। मतलब हमारा एक बात हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम इस बात को याद रखेंगे कि जब कभी भी हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे ना, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हम नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो बढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन का इंक्रीज होना। जैसे हम लोग वेव नेचर में पढ़ते तो वहाँ क्या पढ़ते थे कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि देखो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि if intensity is increased then on that case number of falling photon will increase, ठीक है। सो ये यहाँ पे जब कभी भी इंटेंसिटी बेस्ड कोई चीजें देखने को बोलेगा या इंटेंसिटी बेस्ड हमें कोई चीज जज करने को बोलेगा, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिटी का मीनिंग यहाँ पे किससे रिलेटेड लिंक करा रहा है, ये लिंक करा रहा है नंबर ऑफ फोटोन से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगहों पे काम आ सकता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए ऐसा होता, अगला केस ऐसा होता कि आपके सामने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, लेकिन जो इस पे लाइट एनर्जी फॉल कर रही है बेटा, लेट अस सपोज वो कुछ ऐसे फॉल कर रही है एट सम एंगल, है ना, ऐसे फॉल कर रही है। अब भले वो h न्यू फोटोन फॉल हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही लिख सकते हैं कि भैया h न्यू NH न्यू अपॉन AT, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि मैंने बोला है कि वो कंपोनेंट ऑफ एरिया जो कि एनर्जी के परपेंडिकुलर हो, तो एनर्जी के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा भाई, यही वाला हो जाएगा। एम आई करेक्ट। अब यदि ये एंगल थीटा था तो लॉजिकली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो यदि ये एरिया A था तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, A cos थीटा, है
है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा इंटेंसिटी के लिए, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा इंटेंसिटी का हमारा चीख के बन जाएगा, दैट इज व्हाट NH न्यू दैट इज फॉलिंग एनर्जी, फॉलिंग टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एनर्जी फॉलिंग इनटू टाइम t। क्लियर है बेटा। नाउ दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इन दिस केस, ठीक है। और इस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, IAT बाई h न्यू, सॉरी NH न्यू अपॉन AT। क्लियर है बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे अपने लाइफ लॉन्ग, है ना, क्योंकि इनकी मदद से अपन लोग ना कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारे माइंड में ऑलवेज फिट रहे कि भैया इंटेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग किस चीज़ से है, इंटेंसिटी को किस चीज़ से लिंक कराया जा रहा है, इंटेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चा पार्टी। सो आई होप सो कि सारे लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। सो ये तो था हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज। प्री रिक्विजिट नॉलेज का मीनिंग कोई भी टॉपिक, या जैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा होगा, यदि याद हो आप लोगों को, जब आप लोग मैथमेटिक्स में 7th 8th क्लास में एक्टिविटी करते थे तो वहाँ पे लिखता था ना, अपन लिखते थे प्री रिक्विजिट नॉलेज, मटेरियल रिक्वायर्ड, है ना, प्रोसीजर, ये सब थ्योरी, है ना, और फिर एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स, ऐसे करके आप लोग करते थे सारा। तो ठीक उसी तरह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरा जो हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज है, दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी जो हमने देख लिया, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन एंड क्वांटम पार्टिकल्स, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा लाइट का जो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, उसके बारे में डिटेल वेरिएशन जो हमें समझना चाहिए, जो हमें आना चाहिए। क्लियर हुआ। आई होप सो कि आपको बहुत ही मजे आ रहे होंगे इस चैप्टर में। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। बट यार एक बात मैं सारे बच्चे से बोलना चाहूँगा, जितना बच्चा भी मेरे को यहाँ पे देख रहे हो, अभी जो बच्चे मुझे देख रहे हो यहाँ पे, सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस, यदि आप मॉडर्न फिजिक्स में मुझे फॉलो कर रहे थे कि आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं इट्स ऑल अपॉन यू, लेकिन यदि आप न्यू इरा के लेक्चर्स और खासकर मेरे लेक्चर्स इसमें आप फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के लिए, तो मैं एक बात बोलूँगा कि A to Z फॉलो करेगा। एक लेक्चर 2 लेक्चर देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप यदि इस तरह से करेंगे कि शुरुआत का लेक्चर तो सब देखेंगे, बाद के लेक्चर्स भी मान लो कुछ कुछ देखेंगे, लास्ट के लेक्चर्स कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कई बार कि चलो ये हमारा हो गया, हम खुश। लेकिन बेटा एडवांस स्टैंडर्ड यदि आप कवर करना चाहते हैं तो आपको A to Z चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके गाइस, सो चलिए अपन लोग देखते हैं क्या करके, ठीक है। अगला आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो इसका मीनिंग क्या है। तो देखो यार, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तो मैंने चार्जिंग ऑफ द बॉडी के केस में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, यदि याद हो आप लोगों को तो, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी बॉडी को अपन लोग कई तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उनमें से एक मेथड था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो ये मेथड है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। देखो मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई एक ऐसे सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो लूजली बॉन्डेड है। क्या है, लूजली बॉन्डेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी, मतलब ऐसा ये बोल सकते हो आप कि आयनाइजेशन जो इंथैल्पी होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी ना तो सरफेस छोड़ सकते हैं, वो सरफेस को छोड़ देंगे फटाक, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा है, मैंने इस बात को देखा कि भैया इसका तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, या इस पे इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा नहीं रख पा रही है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक लाइट एनर्जी फॉल करा दी, लेट अस सपोज, ठीक है। तो देखिए जब ये लाइट एनर्जी हमारी फॉल करेगी इस पर्टिकुलर सरफेस में जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड है, तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से उस एनर्जी को लेंगे जो एनर्जी फॉल की है। उस एनर्जी को लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चुपचाप इस सरफेस को छोड़ करके वो इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप इस सरफेस को छोड़ेंगे, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस को छोड़ेंगे और सरफेस को छोड़ करके रफू चक्कर हो जाएंगे लाइक दिस। क्लियर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई देखो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, एनर्जी लेने के बाद वो जिसे कहते हैं घमंडी आ गए, घमंडी आ गए मतलब एनर्जी आ गई तो भैया भागने लगे यहाँ वहाँ, तो उन्होंने सरफेस छोड़ दी। तो इन सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, लाइट एनर्जी। ठीक है कि इसको मैंने वेव की तरह दिखाया, इसको वेव नीचे मत समझ लीजिएगा, ठीक है, वो दिखाने का तरीका है लाइट को, ठीक है। तो लाइट एनर्जी जब वो फॉल हुई उस एनर्जी को यूज करके कौन, एक इलेक्ट्रॉन और इस सरफेस को छोड़ करके एस्केप कर गया, ठीक है। सो ये जो फिनोमेना हुआ ना इलेक्ट्रॉन के सरफेस छोड़ देने का ड्यू टू फॉलिंग लाइट, है ना, दैट फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
क्या कहलाएगा? इस फिनोमेना को अपन लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, मन ही मन आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या सर ये जो लाइट है, क्या कोई भी लाइट एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्रिएट कर देगी? मतलब क्या कोई भी एनर्जी हम फॉल करा दे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को मिलेगा? तो उसका आंसर है बिग नो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी फॉल कराओगे तो एक सफिशिएंट एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। मतलब यदि आप उस एनर्जी से कम एनर्जी फॉल कराएंगे तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ऐसे टहल रहे हैं, उनको एनर्जी दिए, बोले हमको युगांडा जाना है हम चल दिए, ऐसा थोड़ी है भाई। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं भले लूजली बॉन्डेड है लेकिन बॉन्डेड तो है ना। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से देखा जाए तो एटम का जो अट्रैक्शन होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब उसके अगेंस्ट में पहले कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो हम एनर्जी देंगे वो एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो जरूरी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकाल तो सके। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना ही पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने के लिए। क्लियर है? सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरत होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होता है ना, जो चाहिए होता है अपन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको अपन लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। ठीक है। और यदि हम उसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे एच न्यू नॉट। क्या लिख दिया हमने? एच न्यू नॉट, है ना, एनर्जी दिखाने का तरीका। ठीक है, कि भैया जो लाइट फॉलिंग एनर्जी है वो एच न्यू लिखते हैं, तो एक मिनिमम एनर्जी है, मान लो कि मिनिमम एनर्जी इतनी एनर्जी फॉल करनी चाहिए। इससे ज्यादा करेगा तो ठीक है, इससे कम करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। सो दैट मिनिमम एनर्जी इज एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। और ये न्यू नॉट क्या है बेटा? न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए, ये जो वर्क फंक्शन होगा क्या सबके लिए सेम होगा? ये मतलब ये जो मिनिमम फॉलिंग एनर्जी क्या ये सबके लिए सेम होगी, यूनिवर्सल होगी? तो इसका आंसर है बिग नो। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल के लिए, कि जैसे अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग मटेरियल, जैसे मान लो इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बॉन्डेड है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लो लूजली बॉन्डेड है, इसमें मान लो मॉडरेटली बॉन्डेड है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में बॉन्डेड है, इस बात पर डिपेंड करेगा अपना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया जब हमारी फॉलिंग एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा होगी तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, है ना। और लाइट के इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एक बात और सोचेंगे कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड भी कर रहे होंगे, जैसे तड़ाक धूम कोलिजन हो रहा होगा, है ना। तो क्या जो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, क्या उस हीट एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन पॉसिबल है? तो याद रखिएगा, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही होगी थोड़ी बहुत माइन्यूट अमाउंट में, है ना, उसको अपन लोग नेग्लेक्जिबल मान के चलते हैं और उसकी वजह से कोई भी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो ओनली यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो हमारी एनर्जी है, दैट इज व्हाट? दैट फॉलिंग एनर्जी। और वो भी तब जब उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होगा तब। क्लियर है? तो हमें ये समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होता है ना, और क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए, यदि मान लीजिए एच न्यू एनर्जी फॉल करती है, मान लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, यदि मान लीजिए जो हमारी फॉलिंग एनर्जी है, क्या है बेटा? फॉलिंग एनर्जी जो है मेरी, ठीक है, वो मान लो एच न्यू है और वो हमारा एच न्यू नॉट से कम है, मतलब वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा? तो याद रखिएगा, नो इमिशन, कोई भी इमिशन नहीं हो पाएगा, है ना, कोई भी इमिशन नहीं हो पाएगा, नो इमिशन। ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं अपन, यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हमारा जो एच न्यू है, जो फॉलिंग एनर्जी है, वो एच नॉट के बराबर हो, मतलब जो फॉलिंग एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, है ना, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी जस्ट उसके बराबर एनर्जी ही बस फॉल करे उस सरफेस पे, तो क्या होगा? इमिशन तो होगा, है ना, लेकिन इमिशन के अलावा कुछ और नहीं, बस वो इलेक्ट्रॉन जैसे कहते हैं ना, वो सरफेस से बस निकलेगा, भाग नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि भाग
भागने के लिए क्या चाहिए होगी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, बस वो सरफेस से निकल पाएगा। समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि आप लोगों ने वांटेड मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, गनी भाई जो रहता है ना, मतलब जो आपका मेन वो रहता है, मेन विलन रहता है, तो वो क्या करता है, वो समुद्र के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट बस वो निकल पाता है, घर से जस्ट बाहर निकलता है ना, जब उसको डंडे मारते हैं कि तुम सोना नहीं, वांटेड मूवी सलमान खान की, देखता तो नहीं हूँ लेकिन एक बार गलती से देख लिया था, तब से आज तक आंखों में ईचिंग होती है। समझ रहे हो भाई, ऑफेंड मत हो ना, किसी को कोई सपोर्ट करता हो तो, और हो जाना क्या फर्क पड़ता है। चलो वापस आओ। तो हुआ क्या कि उसमें वो बाहर निकलता तो लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके पास एरोप्लेन या फिर जिसे कहते हैं जहाज या कोई ऐसा मतलब साधन नहीं होता जिसकी वजह से वो भाग पाए। तो उसी तरह यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेंगे तो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो होगा, मान लिया मैंने, क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी मिल गई है जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं है कि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दे और साथ में इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद कर दे, तो मात्र इमिशन होगा। अच्छा, तो अगला केस यदि मान लो फॉलिंग एनर्जी हमारी क्या हो जाए, ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हो जाए, मतलब जो हमारी फॉलिंग एनर्जी है वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा थी, तो छोटा सा लॉजिक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूज हो जाएगी और कुछ एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होने लगेगी, है ना। मतलब इमिशन भी होगा, यहाँ पे इमिशन होगा विद द मदद ऑफ व्हाट, एच न्यू नॉट, इतनी एनर्जी इमिशन में यूज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी भी दिखेगी उस इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब एस्केप करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के एस्केप करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखेगी बेटा, रिमेनिंग एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्यों? क्योंकि एच न्यू नॉट एनर्जी, उसका जो फॉलिंग एनर्जी है उसमें से एच न्यू नॉट तो यूज हो गया होगा किसके फॉर्म में, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बची कुछ एनर्जी होगी वो एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगी, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे समझ में आया कि जो डिफरेंट रेंज ऑफ फॉलिंग एनर्जी है ना, डिफरेंट केसेस में जो फॉलिंग एनर्जी के जो डिफरेंट रेंज दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया अलग अलग रेंज के लिए क्या क्या फिनोमेनास देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना। तो अब यदि इस पर्टिकुलर बातों को ध्यान रखूं मैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लीजिए कोई भी ऐसा मेरा सरफेस है जहां पे कि हमारा एनर्जी फॉल कर रहा है, ठीक है, और फॉलिंग एनर्जी की वजह से लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि यदि फॉलिंग एनर्जी एच न्यू है, उसमें से वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट, यूज हो गया वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, है ना, तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगी के मैक्स का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो उसके पास दिख सकती हो, के मैक्स के बराबर होगी, विच विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, एक बात और का ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने यहाँ वर्क फंक्शन में लिखा था ना, ये वर्क फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है फाई। यदि कहीं पे फाई लिखा रहे ना तो समझ जाइए कि ये वर्क फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? वर्क फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका उपयोग मत भूलिएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। तो अपन लोग इसी इक्वेशन को और भी लिख सकते थे लाइक दिस, एच न्यू minus h nu naught, this is the falling energy, this is the used energy for emission of electron, that remaining energy will appear as what, kinetic energy of the electrons। क्लियर बेटा? तो ये इक्वेशन हम ऑलवेज याद रखेंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल ई। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल ई। बोले तो आइंस्टीन्स एनर्जी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स एनर्जी इक्वेशन। और तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं एक, जो कि तुम्हारी लाइफ लॉन्ग काम आएगी, वो ये कि याद रखना, तुम्हारा जो जेई मेन या फिर नीट या फिर एडवांस, कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा एग्जाम मानता हो, याद रखना उन सब एग्जाम्स का इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि बड़े से बड़े एग्जाम जो है, बड़का एग्जाम, उन सब का अपन लोग अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस इक्वेशन की मदद से। सो याद रखिएगा प्लीज कि कभी भी ये इक्वेशन आपको ना भूले, ठीक है। तो 2-3 बातें जो हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। पहली बात, जो हमारी फॉलिंग एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या फिर उसी को दूसरे लहजे में बोले तो ये बोल सकते हैं जो फॉलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं दिखेगा। क्या बोला मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं दिखेगा। हाँ, उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमें दिखेगा, बड़े आसानी से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फॉलिंग एनर्जी है उसका 2 तरीके से उपयोग हो सकता है, एक इन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा
एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया नहीं आया? तो ये हमें इक्वेशन यूज में लाना है, समझना है, ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, लेट अस सपोज, एक सेकंड एसी चालू कर लेता थोड़ा सा। चलिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, लेट अस सपोज ये जो एनर्जी फॉल की, ठीक है, एच न्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं ऐसे, है ना, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी एनर्जी होगी? मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? समझ में आ गया नहीं? क्या हो सकती है उनकी काइनेटिक एनर्जी? दिस इज क्वेश्चन फॉर अस। ये अपन लोग को समझना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। ठीक है, तो अपन लोग इसको बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनके पास पॉसिबिलिटी है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके k मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? 0 से लेकर के k मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रहे, मैंने इसको ऐसे लिखा है 0 से k मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है, जिसमें कि इधर तो मैंने क्लोज ब्रैकेट दिखाया है, इधर तो मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट दिखाया है, लेकिन इधर मैंने क्या दिखाया बेटा? इधर की ओर मैंने दिखाया है आपका एक तरह से देखा तो ओपन ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाए, सरफेस को छोड़ के भागने की कोशिश की है, तो छोटा सा लॉजिक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड भी कर सकते हैं बगल वाले से, ऐसे, मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन दे दिए हों, है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, धक्का मुक्की तो होती रहती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई पॉसिबल है कि हम जो एनर्जी हमारे ऊपर फॉल हुई उसका कुछ एनर्जी हम निकलने में यूज़ कर लिए। अब बची कुछ एनर्जी हमारी किसके फॉर्म में दिखनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो हम बीच में कोलाइड कर गए या कुछ कोलिजन हो गए, तो छोटा सा लॉजिक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि कुछ देर बाद ये जो मेटल है ना, ये गर्म भी तो हो जाता है कुछ देर बाद, थोड़ा बहुत देर बाद गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब थोड़ा देर बाद गर्म हो जा रहा, गर्म होने का मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, उसका कुछ फ्रैक्शन किस में यूज हो गया? इन फॉर्म ऑफ कोलिजन, मतलब वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि हम जो एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ये k मैक्स के बराबर एनर्जी लेके निकलना चाहिए, उतनी एनर्जी वो लेके नहीं निकल पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उतनी एनर्जी लेके निकल पाए। क्यों? क्योंकि कितना भी इलेक्ट्रॉन सहजता से निकलेगा, बड़ा फूंक फूंक के कदम निकलेगा, लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो कोलिजन हो ही जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो पॉसिबल है ही, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ? ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ये हो गया कि भैया k मैक्स के बराबर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? अच्छा, इसको अपन लोग डेली लाइफ से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम 100 रुपये लेके आए मार्केट में। अब हम 100 रुपये जब लेके आए, मान लो हमारा 50 रुपये यूज़ हो गया किसमें? रेंट में। ठीक है ना, आने जाने में। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग 50 रुपये वो मेरे पास बचा रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम लौट रहे होते हैं तो फुल्की, चाट, ये सब तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो जब ये सब थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं यदि, तो छोटा सा लॉजिक है कि कुछ ना कुछ मनी लॉस हो गया कि नहीं हो गया? कुछ ना कुछ मनी कम बचेगी हमारे पास। सो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 50 रुपये, लेकिन हमारा 50 रुपये बचा नहीं, उससे कम बचा। द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इतना एनर्जी लेकर के आए, उसका कुछ एनर्जी यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बची एनर्जी होनी चाहिए वो किसकी तरह दिखनी चाहिए बेटा? वो दिखनी चाहिए हमारी किसके बराबर? k मैक्स के बराबर दिखनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखेंगे ना, जब एक्चुअल में मतलब रियल में देखेंगे, रियल में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और इसका काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इतनी काइनेटिक एनर्जी पजेस कर सके, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी कोलिजन्स में वेस्ट हो ही जाती है। क्लियर हुआ? तो यदि अपन लोग एक काम बोलना चाहें, यदि एक बात बोलना चाहें, मैं ऐसा करता हूं, काइनेटिक एनर्जी और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यदि मैं वेरिएशन ड्रॉ करने जाऊं, ठीक है ना, ये एक तरह का समझ सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आपका वेरिएशन है, या फिर ये बोल सकते हो कि एक तरह का हीट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, लेट अस सपोज हम महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग देखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग कुछ ऐसा ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा? लाइक दिस।
ठीक है, ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा जो कि ये बता रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे हैं, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? और आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के मैक्स पजेस करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो जीरो पे जाके टच कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन के मैक्स के बराबर एनर्जी पजेस नहीं करेगा। ये हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी के बीच का एक प्लॉट आपको दिखाने की कोशिश करी है कि जनरली हमें ऐसा दिखेगा काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का प्लॉट, लगभग मतलब ऐसा महसूस होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उस जोन में काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर रहा जो कि के मैक्स के बराबर है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ना ही जीरो काइनेटिक एनर्जी ना ही के मैक्स के बराबर काइनेटिक एनर्जी, एक मॉडरेट लेवल पे काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे। मतलब कुछ एनर्जी कॉलिजन में वेस्ट हो गई होगी, कुछ एनर्जी अपने पास बचा के रखे होंगे। क्लियर है बेटा? तो हम लोग ये जो इक्वेशन लिखे हैं ना, ये जो इक्वेशन लिखे हैं वो आइडियल इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं आप? ये इक्वेशन क्या है? आइडियल इक्वेशन है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, है ना। लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट मार लेंगे, छोटी सी नोट क्या मारेंगे बेटा? आप नोट ये मारेंगे कि भैया देयर विल बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरएटॉमिक, और आप बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल कोलिजन्स, है ना, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे जो कोलिजन्स होते हैं उनकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो गया होगा, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी की पूरी एनर्जी उतनी एनर्जी लेकर के निकलेगा। क्लियर हुआ बेटा? तो हम लोगों को ये समझ में आया अभी तक की क्लास में कि भैया क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या होता है लाइट, क्या होता है फोटोन, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कब होगा कब नहीं होगा, उसके बाद आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने सीखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे वो कैसे काइनेटिक एनर्जी क्या कैसा पजेस कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? अब देखिए मैं लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके लेक्चर्स रहे ये आपके 35 से 40 मिनट में, 1 घंटे का पहले प्लान कर रहा था कि 1 घंटे का लेक्चर रखूं, ठीक है ना। तो 1 घंटे का भी मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि 1 घंटे में ये होता है कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ मिस कर देते हैं, बोर टाइप हो जाते हैं कि लगातार कौन देखे 1 घंटे, ऐसा कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका ये 35 से 40-45 मिनट ऐसा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत लंबा लेक्चर भी ना हो और अपन काफ़ी कुछ सीख भी जाए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों से ये बोला जाए कि प्लॉट द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस, यदि हम लोगों से बोला जाए कि बताइए भैया फॉलिंग फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कैसा दिखेगा, प्लॉट, है ना, प्लॉट करिए इसका वेरिएशन प्लॉट करिए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो भाई मुझे सिंपल सा दिख रहा है। इक्वेशन क्या आई है हमारी? इक्वेशन आई है h nu माइनस फाई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ध्यान से देखो यही आया है। और ये सिमिलर टू किसके? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के सिमिलर है, स्ट्रेट लाइन के वेरिएशन है। नहीं भाई ये हमारा c क्या हो गया? c का मतलब माइनस फाई हो गया, कांस्टेंट इंटरसेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम y एक्सिस में दिखाएंगे और फ्रीक्वेंसी को हम x एक्सिस में दिखाएंगे। h हमारा क्या होगा? स्लोप हो गया। तो अपन लोग यदि इसके लिए ग्राफिकल वेरिएशन बनाने जाएं तो हाउ इट विल लुक, ध्यान से देखो, इसका ग्राफिकल वेरिएशन कुछ ऐसा दिखेगा। इन दिस एक्सिस वी विल ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एक्सिस वी विल ड्रॉ फ्रीक्वेंसी। तो यदि अपन लोग इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो हाउ इट विल लुक, ध्यान से देखिए। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के सिमिलर दिख रहा है ना वो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? ऐसा कुछ, ये जो आपका निगेटिव इंटरसेप्ट है ना दैट इज फाई, समझ में आया कि नहीं, माइनस का फाई, ठीक है। एंड दिस इज आपका न्यू नॉट, इधर हमने फ्रीक्वेंसी दिखाई है न्यू नॉट। और ये जो इसका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स h। क्या लिखेंगे बेटा? tan इनवर्स h, ठीक है। अच्छा अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या है, कैसे आ गया सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर ये ग्राफ कैसे आया। तो इसके पीछे कहानी समझो। देखो जब हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर थी तब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो देखो ये ग्राफ में ये पॉइंट इंक्लूडेड है, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हुआ है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। उससे कम फ्रीक्वेंसी के लिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तक नहीं हो रहा है। देख सकते हो ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये डॉट 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 लाइन ना, वो लाइन उसका पार्ट नहीं है, वो मैंने शो करने की
कोसेक की इंटरसेप्ट माइनस का फाई ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट दिखेगा जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। आगे चल करके हम उसी इक्वेशन को और भी अच्छे तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी इक्वेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी थी, तो हम लोग उसी को चेंज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं रीअरेंज कर लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, मतलब एच न्यू लैम्डा तो फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, के। तो आप देख सकते हैं आपका लैम्डा के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन आ चुकी है, तो आपका काम बन गया। लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी आपके लिए एक वेरिएशन मिल गया है ना, मतलब कभी भी फॉलिंग लाइट का आपको वेवलेंथ बता दे तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया क्या हो रहा हो, क्या हो रही कहानी, कैसा क्या होगा। यहाँ पे एक आएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कहने का मतलब ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। यदि इससे बड़ी वेवलेंथ हुई तो फिर कोई आपको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं दिखेगा। फ्रीक्वेंसी केस में क्या था कि यदि उससे कम वेवलेंथ, उससे कम फ्रीक्वेंसी होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं मिलता। तो वेवलेंथ के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वेवलेंथ यदि उससे ज्यादा हुआ तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। वेवलेंथ उससे बड़ा कर देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा कर देंगे आप वेवलेंथ, तो छोटा सा लॉजिक है कि वो जो फॉलिंग एनर्जी है ना, वो थ्रेशोल्ड जो वर्क फंक्शन था ना उससे कम हो जाएगी, तो कोई भी हमें इमिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसके लिए अपन लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखें तो कैसे देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज लगभग मैं आई एम नॉट सेइंग कि लगभग पूरा यही होगा, मैं कह रहा हूं लगभग ऐसा दिख रहा है कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। मतलब जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाएंगे उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कम दिखेगी, है ना। तो यदि अपन लोग इसके लिए वेरिएशन ड्रॉ करने जाएं ग्राफिकल वेरिएशन, सो हाउ इट विल लुक, इधर हम दिखा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, इधर दिखा रहे हैं हम लैम्डा, तो ये कैसा दिखेगा, ये हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। लाइक दिस। ये डॉट डॉट लाइन वो अलग है, उसकी बात मत करिएगा, बस अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और एक पर्टिकुलर लैम्डा है दैट इज लैम्डा नॉट, उसके बाद कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप नहीं देख पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके बाद जो फॉलिंग एनर्जी हो जाएगी ना वो तो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी, तो कोई भी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला लगभग रिलेशन है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम नॉलेज में रख सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है जे एडवांस में, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोग रख सकते हैं, याद में काफी काम में आ सकता है। हाँ, बट ये रिलेशन आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा, इसको कभी भी नहीं भूलना है। इसी के दम पे अपन लोग बड़ी बड़ी जंग जीतेंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? सो आई होप सो कि आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दी नए हो तो, एंड सारे लेक्चर्स को फॉलो करो। क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई भी लेक्चर छोड़ना मत, तभी बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।